और देखिए, राज्यों में विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति ने जो है 235 अपनी सीटों का ऐलान, 235 जो नाम है उनके, उसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। डर है कि वहां पर बगावत हो सकती है, लेकिन आज ऐसे में एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो दिया जा सकता है। सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए पूर्व सांसद संजय निरुपम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्हें दिंडोसी से टिकट दिया गया है। दिंडोसी के मतदाताओं का विश्वास जीतूंगा और आखिरकार 23 तारीख को हाथ में भगवा लेकर के विधानसभा में जाएंगे। शिवसेना की दूसरी लिस्ट में एक और खास बात दिखी। पार्टी ने अपने सिंबल पर बीजेपी के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी इससे साफ हो रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। आज उससे पर्दा उठ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से बीजेपी 121, शिवसेना और एनसीपी 49 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी को 155 सीट मिल सकती है और बीजेपी ही अपने कोटे से अन्य एनडीए सहयोगी दलों की मांग पूरी करेगी। रामदास अठावले भी कम से कम 2 सीट मांग रहे हैं। ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और दूसरी सीट जो हमने मांगी है सिंगूर या धारावी की सीट हमको मिलनी चाहिए। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की लड़ाई जो है वो सबके सामने आ गई है। ऐसे में शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही कांग्रेस 100 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। बाकी बचे सहयोगियों के बीच में भी 18 सीटों पर घमासान है और ऐसे में अब अखिलेश यादव का जो बयान है वो भी सामने आ गया है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाविकास आघाड़ी अभी भी सीट शेयरिंग के भवन में फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस 100 सीटों पर दावेदारी से पीछे नहीं हट रही है, जिसकी वजह से फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा। अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। महाविकास आघाड़ी में अभी तक 253 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 99, एनसीपी शरद गुट के 67 और शिवसेना उद्धव गुट के 85 उम्मीदवार शामिल हैं। यानी कांग्रेस 100 के करीब पहुंच गई है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टकराव टालने के लिए तीनों पार्टियां कुछ सीटें एक दूसरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार सकती हैं। सोलापुर में तो कांग्रेस ने उद्धव गुट के खिलाफ अपना उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। वहीं मुंबई की 5 सीटों पर भी ऐसा ही घमासान देखने को मिल सकता है। उधर टेंशन इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों से भी है। समाजवादी पार्टी ने तो साफ लहजे में चेतावनी दे दी है। वहीं पर लड़ेंगे जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो, लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। और पहली बार चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी आज वायनाड से अपना नामांकन भरेंगी, लेकिन उसके बाद धुआंधार रोड शो भी करेंगी। कहा जा रहा है कि आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस का फिर से परचम लहराने के इरादे से मैदान में उतरी प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को नामांकन किया। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया था, जिसमें उनके साथ भाई राहुल गांधी भी मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद प्रियंका दोबारा वायनाड पहुंच गई है और आज से वो खुद के लिए प्रचार करेंगी। आज प्रियंका 3 सभाओं को संबोधित करेंगी। आज दोपहर 12 बजे सुल्तान बाथरी विधानसभा के मीनागंडी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे मंतावड़ी विधानसभा से पनामारम में और शाम 5 बजे कलपेट्टा विधानसभा के पोजू थाना में सभा करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चुनाव प्रचार के तहत कल यानी कि 29 अक्टूबर को 4 रैलियां करेंगी। सुबह 10 बजे तिरुबवाडी निर्वाचन क्षेत्र के एंगापूजा में, दोपहर 2 बजे एरानाड विधानसभा क्षेत्र के थेराटुम्मल में, दोपहर 3:30 बजे वंडूर के ममप्पड़ में और शाम 5 बजे नीलाम्बूर विधानसभा क्षेत्र के चुंगथारा में नुक्कड़ सभा करेगी। वायनाड में 13 नवम्बर को मतदान होगा। और देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वो पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और अपना सारा फोकस सरकार को चलाने में लगाना चाहते हैं। कौन होगा पंजाब में आपका नया संयोजक? इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के संयोजक भगवंत मान ये पद छोड़ना चाहते हैं। भगवंत मान ने पद छोड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। भगवंत मान को 31 जनवरी 2019 को पंजाब इकाई का संयोजक नियुक्त किया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी जीत दर्ज करने पर वो पंजाब के सीएम बनाए गए थे। अभी वो सीएम पद के साथ साथ 13 से 14 विभाग की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठा रहे हैं। शशांक नू एमएलए बना दो,
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ एलर्जी लेके आऊ। भगवंत मान ने संयोजक पद की छोड़ने की इच्छा ऐसे वक्त में जताई है जब डेरा बाबा नानक, गिद्दरबाहा, बरनाला और चब्बेवाल में उपचुनाव होने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात को बड़ी सौगात देंगे, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, लेकिन इन सबके बीच उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई थी, लेकिन पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो वडोदरा में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान में से 40 का निर्माण भारत में होगा। इन 40 विमानों के भारत में निर्माण की जिम्मेदारी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद सुबह करीब 11 बजे वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे और स्पेन के पीएम से बातचीत करेंगे। वडोदरा से पीएम नरेंद्र मोदी अमरेली जाएंगे, जहां दोपहर करीब 2:45 पर वे अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे वो अमरेली के लाठी में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और महिला कांस्टेबल का टिकट न लेने के बाद चालान कटने का वीडियो बड़ा वायरल है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज में जंग छिड़ी है और इससे कहा जा सकता है कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज में जंगे चालान छिड़ गया है। 50 रुपए दो, दारोड़ा जाना है। राजस्थान की बस में हरियाणा पुलिस की महिला सिपाही और कंडक्टर के बीच किराए को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ चुका है कि दोनों राज्य में अब एक दूसरे की रोडवेज बसों के चालान काटने की होड़ लग गई है। विवाद की शुरुआत राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर और हरियाणा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के बीच किराए को लेकर हुई थी। बस में सफर कर रही महिला कांस्टेबल से कंडक्टर ने 50 रुपए किराया मांगा तो महिला सिपाही ने किराया देने से इनकार कर दिया। यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा। एक सिपाही और बस कंडक्टर के बीच 50 रुपए किराए को लेकर हुआ ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि हरियाणा और राजस्थान की ट्रैफिक पुलिस सामने सामने आ गई और एक दूसरे की बसों का चालान काटना शुरू कर दिया। अपनी महिला सिपाही से हुए इस विवाद से नाराज हरियाणा पुलिस ने राजस्थान की करीब 90 रोडवेज बसों का चालान काट दिया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा की 26 बसों का चालान काटकर जवाबी कार्रवाई कर दी है। लेकिन चालान काटने के इस घमासान में न तो राजस्थान को आम जनता की फिक्र है, न ही हरियाणा को। और दिल्ली के जामिया से बाप बेटे के दबंगई का एक जो मामला है वो सामने आया है। कहा जा रहा है कि जामिया में SHO देर रात गश्त पर थे और ऐसे में सरे राह पुलिस वालों के सामने ही बाप बेटे ने पुलिस वाले के साथ SHO के साथ मारपीट कर ली। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला जामिया नगर इलाके से सामने आया, जहां बाप बेटे ने SHO के साथ मारपीट की है। जामिया नगर थाने के SHO नरपाल सिंह पुलिस स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक युवक बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज निकालते हुए जा रहा था। उसे जब रोकने की कोशिश की तो उसने पहले तो बहस की और उसके बाद अपने पिता को फोन करके बुला लिया। इसके बाद दोनों ने SHO के साथ मारपीट की। जो बाप बेटे हैं उन्होंने जो है वो SHO को पकड़ लिया और फिर जो 24 साल का आसिफ जो बाइक सवार था उसने SHO की आंख के नीचे जो है वो मुक्का मार दिया और इसके अलावा एक कांस्टेबल भी जो है वो इस हाथापाई में जो है वो घायल हो गया, जिसके बाद SHO और कांस्टेबल दोनों को जो है वो नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। SHO के साथ हुई हाथापाई के बाद पुलिस ने रियाजुद्दीन और उसके बेटे आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग की घटना सामने आ रही है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग किया गया है। सूत्रों के हवाले से जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अखनूर में
सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग की घटना एक बार फिर से देखने को मिली और लगातार देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो अलगाववादी हैं वो लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं जो वहां के निवासी नहीं है। और फिलहाल जो खबर है वो अखनूर से है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई है। हमारे साथ संवाददाता अजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, ये मामला कितने बजे का है और अब सेना के एम्बुलेंस पर फायर किया गया है? इससे पहले तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको मारा जा रहा था। जी बिल्कुल, ये अखनूर के बट्टल इलाके की घटना आपसे थोड़ी देर पहले की घटना है। बट्टल जो है वो काफ़ी दूर दराज का इलाका है। वहाँ पर खबर ये आई थी कि सेना के एक जो एम्बुलेंस है वो कहीं जा रहा था तो उस पर कुछ फायर हुए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इस फायर में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस फायरिंग के बाद अखनूर से और जम्मू से सुरक्षा बलों को रश किया गया है बट्टल का, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा दूर दराज का इलाका है, ऐसे में सुरक्षा बलों को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस फायरिंग में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ये फायरिंग किसने की है इसके लिए वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फिलहाल अब उन लोगों की तलाश के लिए क्या वो आतंकी है या कौन है इस बारे में फिलहाल खुलकर कोई नहीं बता रहा है। लेकिन हाँ, फायरिंग हुई है और उस फायरिंग में फिलहाल किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है और पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलगाववादी और आतंकवादी दोनों ही साथी एम्बुलेंस को टारगेट किया है। हो सकता है कोई आशंका हो, कुछ हिंट देना चाह रहे हो क्या अगली बारी इन्हीं की होगी? चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया